अब हम लोग इसी डिस्क के सेक्टर के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक डिस्क का पार्ट है, यानी कि एक डिस्क का सेक्टर है। क्लियर है। इसके मास को हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं, इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसके सरफेस मास डेंसिटी को हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिस्क का यह इंड और यह इंड अपने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि यह जो एंगल है मेरा, यह एंगल थीटा है। क्लियर है। और इसका जो यह सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग ओ बोल देते हैं। क्लियर है। और यह जो सेक्टर है डिस्क का, यह यूनिफॉर्म है। सबसे पहली बात, यह कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्लियर। तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट कॉन्सिडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट यहाँ पे कॉन्सिडर किए, और यह एलिमेंट किस नेचर का होगा, किस शेप का होगा? सेक्टर ऑफ रिंग होगा। यह कैसा होगा? सेक्टर ऑफ एक रिंग का पार्ट होगा। क्लियर है। और इसका जो रेडियस हम लोग मान लेते हैं, वह रेडियस हम लोग कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। और इसकी मोटाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसकी मोटाई को हम लोग डी आर मान लेते हैं। क्लियर है। ठीक। यानी कि इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे जा करके हम लोग डी आर मोटाई वाला एक रिंग का पार्ट कॉन्सिडर कर लेते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह हमने जो एलिमेंट कॉन्सिडर किया है, यह एलिमेंट भी अपने इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। क्लियर होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई सेक्टर ऑफ रिंग हो और यह सेक्टर ऑफ रिंग अपने सेंटर पे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, क्लियर है, ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, वह सेंटर ऑफ मास इस सेक्टर ऑफ रिंग को टू इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला जो लाइन होता है, उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि यह लाइन इस सेक्टर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो इस सेक्टर ऑफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह इसी लाइन पे एग्जिस्ट। और उसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? यह जो मेरा लाइन है, इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, इस एक्स एक्सिस पे लाई करता है और कहीं यहाँ पे लाई करता है। क्लियर है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, वह कोऑर्डिनेट कितना होता है? 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा कॉमा 0 होता है। क्लियर है। ठीक। हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास एलिमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और हम लोग मान लेते हैं कि यह जो लाइन है एलिमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो लाइन है, यह लाइन इस एंगल को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है। ठीक। तो इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लेते हैं। क्लियर है। यानी कि इस सेक्टर ऑफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई करेगा। क्लियर है। यह कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट होगा। क्लियर है। ठीक। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, वह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वह कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, चूंकि हमने इस सेक्टर के रेडियस को कितना माना है? स्मॉल r माना है। तो क्या हो जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा कॉमा 0 हो जाएगा। क्लियर है। यह जो पॉइंट होगा, वो यह पॉइंट किसका सेंटर ऑफ मास होगा? हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है उसका होगा। हमें तो इस सेक्टर ऑफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इस सेक्टर ऑफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इसका हम लोग मास सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ कंसीडर्ड एलिमेंट इज dm, देन dm इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ एलिमेंट इंटू सरफेस मास
डेंसिटी। क्लियर है? तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा उस एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस r है और यह एलिमेंट अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो लेंथ होगा वह r इंटू थीटा होगा और इसकी मोटाई हमारे पास कितना है, dr है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, इस एलिमेंट का जो एरिया हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा इंटू dr हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इंटू थीटा, यानी कि इस एलिमेंट की का लेंथ इंटू इस एलिमेंट का मोटाई कितना है, dr है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे, dr। इस एलिमेंट का सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा ही होगा। क्यों? क्योंकि यह जो हमने सेक्टर ऑफ डिस्क कंसीडर किया है वह यूनिफॉर्म कंसीडर किया है। क्लियर है? ठीक। तो सरफेस मास डेंसिटी क्या है, हमारे पास सिग्मा ही है। इस एलिमेंट का जो मास होगा यानी कि जो डीएम होगा वो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, r थीटा सिग्मा इंटू dr मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग इस सेक्टर ऑफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम मान ले, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट, यहाँ लिखते हैं लेट दी सेंटर ऑफ मास ऑफ सेक्टर ऑफ डिस्क इज एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम, देन एक्स सी एम का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, डीएम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीएम इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है, कुछ इतना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा लिखेंगे, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे डीएम का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो डीएम हमारे पास फाइनली कितना है, कुछ इतना है। वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r थीटा सिग्मा डी आर इंटू 2r इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, फिर नीचे क्या है, डीएम है। तो डीएम की जगह पर हम लोग यही लिखेंगे, लिख देते हैं r थीटा सिग्मा इंटू डी आर लिखेंगे। तो यह थीटा से यह थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे यह सिग्मा जो है वह कांस्टेंट है, क्योंकि यह जो थीटा है यह थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो यह साइन थीटा बाई 2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो सभी कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 सिग्मा साइन थीटा बाई 2 सिग्मा साइन थीटा बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू आर स्क्वायर डी आर। नीचे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा और थीटा कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, तो थीटा इंटू सिग्मा बाहर कर दिए, अंदर क्या बचेगा, r इंटू डी आर बचेगा। तो स्मॉल r का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। क्लियर है? यदि हम लोग एलिमेंट को यहीं पे चूज कर लेते तो स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता। और स्मॉल r का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और वह किसके इक्वल मिलेगा, कैपिटल R के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेकर कैपिटल R के बीच में वैरी करेगा। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल देते हैं। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल R, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, कैपिटल R। बस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा इंटू इस स्मॉल r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, स्मॉल r क्यू अपॉन 3 होगा। जब हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल के सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल R क्यू अपॉन 3 मिल जाएगा, अपॉन स्मॉल r का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 होगा। जब लिमिट्स डाल देंगे तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर से आर क्यू कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, r टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली एक्स सी एम का जो वैल्यू हमें मिल जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, यह 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4r कैपिटल R साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस सेक्टर ऑफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह कुछ कितना होगा, इतना होगा।
क्लियर है। तो अब हम लोग इस सेक्टर ऑफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इस एलिमेंट का मास हमारे पास कितना है, डीएम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, डीएम इंटू इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वह कितना हमारे पास 0 है, तो इंटू क्या लिखेंगे, 0 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्लियर है, इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस सेक्टर ऑफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वह 0 होगा और एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वह कुछ इतना होगा। क्लियर है। तो इस सेक्टर का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स होगा वह क्या हो जाएगा, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम होगा, और वह होगा कितना, आर अपॉन एक्स सी एम हमने कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना, कुछ इतना है, यानी कि क्या है, 4r इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। क्लियर है, ठीक। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यह हमारे पास एक सेक्टर ऑफ डिस्क हो, क्लियर है, या सेक्टर ऑफ क्या हो, डिस्क हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास इस सेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन पे होगा और इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। और ये इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। यदि हम लोग इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लें और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लें, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन हो, कोऑर्डिनेट होगा, वह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा कॉमा 0 होगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेक्टर ऑफ डिस्क है। क्लियर है। इसका यह जो है कि अपने सेंटर पे 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है। तो हमसे यह बोला गया है कि सेक्टर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा जो लाइन इस सेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, यह लाइन इस सेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो जब यह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यह एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। यह भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वह कहीं यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है। क्लियर है। तो इस सेंटर ऑफ मास का इस ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वह डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यह जो थीटा होता है उसको हम लोग किस चीज़ में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो इसको जब रेडियन में बदलेंगे तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। क्लियर है। 60 डिग्री बराबर क्या होता है, π/3 रेडियन होता है। तो बस हम लोग डाल देते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r, आर के जगह पे आर ही लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2, थीटा हमारे पास कितना है, π/3 है, π/3 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, π/3, नीचे थीटा ही ना होता है तो π/3 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4r साइन π/6 अपॉन π/3। तो π/6 का वैल्यू साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/6 होता है 1/2। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4r इंटू 1/2 अपॉन π/3, यानी कि 2r हो गया, और 2r यानी कि 6r अपॉन पाई मिल जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।